हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉल्स अकेडमी। और नंबर की इस क्लास में हम लोग नंबर पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन दिखे हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर n प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 5 प्लस 3 टू द पावर n प्लस 2 वेयर n इज एनी रियल नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है suppose n is an integer such that the sum of digits of n is equal to 2 and n lies between 10 to the power 10 and 10 to the power 11, then the number of different values of n is यानी n की different possible values क्या होंगी, हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है let x y z be natural numbers such that x is less than y is less than z and x plus y plus z is equal to k. What is the smallest value of k for which the value of x, y, z cannot be determined uniquely? इसमें 4 ऑप्शन हैं, ठीक है ना। तो हमें इन तीनों के आंसर निकालने। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर n प्लस 2। तो मैं पहले लिखता हूँ क्या, 3 टू द पावर n प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 5 प्लस 3 टू द पावर n प्लस 2। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन है। क्या करना है, देखो अगर कोई नंबर लिखा जैसे लिखा होता है 3 टू द पावर a प्लस b, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b। तो मुझे सबसे पहले इन पावर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो क्या होगा हमारे 3 टू द पावर n इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर n इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 की पावर n 3 की पावर n 3 की पावर n 3 की पावर n, यानी पूरे से 3 की पावर n कॉमन हो जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, चलो लिख देता हूँ मैं 3 का स्क्वायर अपॉन 3 टू द पावर 5 प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा हमारा 3 की पावर 2 इन प्लस 1 अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, देखो 3 टू द पावर 5 क्या होता है हमारा, ये 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 3 की पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई करो इसको, क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3, क्योंकि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये 3 की पावर जब स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3 प्लस 1। देखो 3 की पावर 3 प्लस 1 कट जाएगा, ये 1/3 है और ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा हमारा 1/3 का क्यूब, जो कि 1/27 के इक्वल होगा। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब हमें क्या करना था, सिंपली इसको 3 टू द पावर a प्लस बी इक्वल टू होता है 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई करना था और आपका आंसर आ जाता। एक बार और ध्यान रखना, जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी n यहाँ भी n है, तो आप चाहे तो n को क्या करो कंसीडर ही मत करो, यानी n हटा दो ऐसे ही, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट n हटा दिया तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया, और ये स्टेप और ये स्टेप दोनों क्या है सेम है, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सपोज n इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज इक्वल टू 2 एंड n is greater than 10 to the power 10 but less than 10 की पावर 11, then the number of different values of n। तो देखो सबसे पहले जो n है हमारा 10 की पावर 10, यानी 1 के आगे 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 3 3 3 10, ठीक है ना। n क्या है, इससे बड़ा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स देखूं तो क्या है 1 है। अगर इस जीरो को हटा के मैं यहाँ पे लिख दूं 1, तो देखो ये हमारा n हो सकता है, क्योंकि ये जो नंबर है वो 10 की पावर 10 से बड़ा है, जस्ट बड़ा है, ठीक है ना। और 10 की पावर 11 से
जस्ट छोटा है, ठीक है ना, तो हमारा n ये हो सकता है। अब देखो चूंकि 1 जैसे मैंने यहां लिखा, मैं 1 को यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी जितने जीरो हैं सबको मैं क्या कर सकता हूं 1 से रिप्लेस कर सकता हूं। तो इस तरीके से 1 यहां पे अपनी मतलब 10 पोजीशन चेंज कर सकता है जो कि 10 जीरो के इक्वल है। तो इस तरीके से हमें यहां पे n की 10 वैल्यूज मिल जाएंगी, 10 वैल्यूज मिल जाएंगी, सही है। लेकिन एक वैल्यू और होगा हमारा, अगर मैं 1 + 1 2 होगा तो मैं 2 के आगे 10 जीरो लिख दूं। देखो 2 के आगे 10 जीरो लिखा है, ये नंबर जो है हमारा वो 10 की पावर 10 से बड़ा है, ठीक ना, क्योंकि 10 की पावर 10 का मतलब होता है 1 के आगे 10 जीरो और ये 2 के आगे 10 जीरो, तो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा। और ये नंबर हमारा 10 की पावर 11 से छोटा होगा। तो 10 वैल्यूज यहां पे मिली, एक वैल्यू यहां पे, तो n की टोटल पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यानी टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 + 1 मतलब 11, यानी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है 11, ठीक है ना। ध्यान रखना है यहां पे क्या था 1 के आगे 10 जीरो थे और ये जो 1 था हमारा 10 जीरो मतलब 10 जीरो में से किसी भी जीरो को रिप्लेस कर सकता था। तो यहां से हमें 10 वैल्यूज मिली और 1 + 1 2 यानी 2 और इसके आगे 10 जीरो, ये हमारा क्या होगा 11th वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं इस पे जो लार्जेस्ट पावर होती है 11 इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन अगर हमसे ऐसे पूछता, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या 11, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता कि n लाइज बिटवीन, मान लो पूछता हमसे n लाइज बिटवीन 10 का स्क्वायर एंड 10 की पावर 11, अब बताओ n की कितनी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। इस केस में n की पॉसिबल वैल्यूज होंगी इससे जस्ट पावर बड़ा, जैसे हमने बताया था ना जो हमारा 10 की पावर 10 था और 10 की पावर 11 के बीच था, तो इसकी 11 वैल्यूज मिली। तो इसी तरीके से अगर n हमारा 10 का स्क्वायर और 10 के क्यूब के बीच होगा तो यहां पे हमें पता है 3 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है ना। ऐसे अगर 4 के बीच होगा तो 4 वैल्यूज मिलेंगी। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हमारा 10 का स्क्वायर इज लेस देन n इज लेस देन 10 की पावर 11 और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n क्या दिया है 2 दिया है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है हमारी 3 + 4 + 5 + 6 + अप टू 11 तक, यानी इसको 3 से लेके 11 तक के नंबर्स का सम कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये सम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 63, यानी n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी 63। कब, जब सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n क्या होगा 2 होगा और n 10 का स्क्वायर और 10 की पावर 11 के बीच लाई करेगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज के लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये दोनों मैं रब कर देता हूं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि लेट x y z बी द नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन y is less than z and x plus y plus z is equal to k. What is the smallest value of k for which the value of x, y, z cannot be determined uniquely? अब देखो x, y, z क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x plus y plus z अगर मैं देखूं तो क्या होगा, जब ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो यानी इसका सम क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k अगर मैं बोलूं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k क्या होगा 6 होगा। इस केस में मैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 यानी यूनिकली डिटरमाइन कर सकता हूं। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को रिप्लेस करते हैं 4 से, यानी 1 + 2 + 4, यह हो जाएगा 7। अभी भी x, y और z की यूनिक वैल्यू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी x = 1 होगा, y = 2 होगा और z = 4 होगा। लेकिन जब k की वैल्यू 8 होगी, तो अब देखो जब k की वैल्यू 8 है तो देखो x + y + z क्या क्या हो सकता है, x + y + z हो सकता है हमारा 1 + 2 + 5 हो सकता है, 1 + 2 + 5 हो सकता है, या तो 1 + 3 + 4 हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट के दो नंबर इनका सम क्या है 7 है, इनका सम 7 2 + 5 भी हो सकता है और 3 + 4 भी हो सकता है। तो इस केस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, x की वैल्यू तो आइडेंटिफाई हो जाएगी 1 होगी, लेकिन y और z की यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि y 2 भी हो सकता है, y 3 भी हो सकता है, और जब y 2 होगा तो z हमारा 5 हो जाएगा और जब y 3 होगा तो z
4 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम इन दोनों केस में नहीं था, क्योंकि देखो यहाँ पे दो नंबर का सम क्या था, 6 5 था, 3 + 2 5 और 5 3 + 2 ही हो सकता है, या तो 4 + 1 हो सकता था, लेकिन 4 + 1 होता तो x और y इक्वल हो जाते, जो कि पॉसिबल नहीं था। सिमिलरली जब 2 + 4 हम लोग 6 कर रहे थे तो 6 दो तरीके से हो सकता था, या तो 2 + 4 हो, या तो 3 + 3 हो, या तो 1 + 5 हो। 1 हो नहीं सकता था क्योंकि इस केस में x = y हो जाता, 3 और 3 नहीं हो सकता था क्योंकि y = z हो जाता, और हमें दिया है कि x > y > z, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो k की स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 8 है, जिससे हम x, y और z की यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।